अभी 2 ही बच्चे हैं, सिद्धार्थ और इशिका, है ना? अच्छा बेटा, पैकेज तो पूरा, ये स्टडी मटेरियल तो पूरा मिल गया होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन, ये सारा कुछ? यस सर। हाँ। बच्चे लेट हो रहे हैं थोड़ा सा। ये तो बताया गया होगा ना 2 क्लास है बेटा, कभी कंफ्यूजन हो गया होगा, आज एक ही क्लास है। नो सर, कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं बेटा, रोटेशन पर। अभी आ जाएंगे बच्चे, जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे हो सकता है और बच्चे आ जाएंगे। ठीक है बेटा। जैसे हमसे कहा जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है 5,5, इफ एक्सिस बी रोटेटेड बाय एंगल 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो अब ये जो गिवन पॉइंट होते हैं हमारे पास, 5,5 जैसे गिवन पॉइंट है, तो इसको हम लोग x, y मानेंगे, और जो हमें लाना है वो होंगे x डैश, y डैश। हम लोग टेबल वापस बना लेते हैं। देखिए टेबल क्या है, बताओ बेटा, एक बार बताओ जरा क्या टेबल थी। सर सर इधर हाँ, की ये सर x। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। बहुत अच्छा। सर ऊपर वाले में एक्स और एक्स वाले में कॉस थीटा और उधर माइनस साइन थीटा, और इधर साइन थीटा और इधर कॉस, तो बहुत माइनस। अच्छा, बहुत अच्छा। ये ओल्ड था यस और सर। ये न्यू था। एकदम बढ़िया। अब हमें लाना क्या है बेटा, हमें न्यू पॉइंट्स लाने हैं, और न्यू पॉइंट्स का मीनिंग है कि हमें एक्स डैश पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो एक्स डैश की वैल्यू ले आते हैं हम लोग पहले। हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5 और कॉस 30 माइनस 5 साइन 30। तो ये हो जाएगा अपने पास, कॉस 30 होता है अंडरूट 3/2, तो 5 अंडरूट 3/2 और माइनस 5/2। इसमें से हम लोग 5/2 को कॉमन ले सकते हैं, अंडरूट 3 माइनस 1। फिर वाई डैश पढ़ लो बेटा ऐसे ही। वाई डैश हो जाएगा एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा, तो ये 5 साइन 30 और प्लस 5 कॉस 30। तो ये हो जाएगा अपने पास 5/3, नहीं नहीं, 5/2 और 1 प्लस अंडरूट 3। राइट बेटा? यस सर।
तो जो पॉइंट पहले 5 थे वो अब सिंपली 5/2 ऑफ √3 - 1 एंड 5/2 ऑफ √3 + 1 बन जाएगा। डन। यस सर। तो ये तो खैर इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर जो समझ में आ गया हो तो इजी। यस सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व x² - y² = 1 if axis be rotated by an angle 45 डिग्री, और इस बार मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमसे कहा गया है, एंगल भी 45 है, तो जो ऊपर टेबल आप देख रहे हो ना, ये वाली, इस टेबल में छोटा सा चेंज आएगा। जहां माइनस माइनस जो साइन थीटा है, जहां माइनस है फिलहाल वहां प्लस हो जाएगा। मतलब ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, ये साइन थीटा बेटा इस बार, ये माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ, हम न्यू इक्वेशन लाना चाहते हैं। न्यू इक्वेशन का मतलब है हमें x डैश इंट्रोड्यूस करना है इस बार, तो हमें x की वैल्यू प्लेस करनी होगी। तो x बता दो जरा क्या है, कौन बताएंगे? देखो मैंने ये लिखा है, अब आप मुझे बताओ कि भाई ये कैसे आ गया जल्दी से। x डैश माइनस वाई डैश, और y इज इक्वल्स टू है x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √2। ये कौन बताएंगे भाई? हमने थीटा को कितना एंगल दिया था? 45। cos 45 और sin 45 कितना होता है बेटा? 1/√2। 1/√2 हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1/√2 रखूंगा, तो x इज इक्वल टू x1 × 1/√2 माइनस वाई डैश 1/√2। तो ये बेटा आ जाएगी। अब न्यू इक्वेशन ले आता हूं मैं। न्यू इक्वेशन बताओ कैसे आएंगे। ये जो कर्व है आपका, x की जगह पर रख दो x डैश माइनस वाई डैश ओवर √2 होल स्क्वायर, उसके बाद में माइनस बेटा, ये हो जाएगा आपका फिर से x डैश प्लस सर वाई x की जगह प्लस x+y/√2 नहीं आएगा? बेटा देखो, इसको वर्टिकली पढ़ो आप ऐसे करके, x इज इक्वल्स टू x डैश cos थीटा, और ये माइनस ना, देखो आप देखो ये वाला, ये क्लॉकवाइज दे दिया है बेटा इस बार हमने। देखो इधर क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व इफ एक्सिस बी रोटेटेड बाय एन एंगल 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए था, और ये इस टाइम क्लॉकवाइज है। तो जो माइनस पहले यहां पर था इस पोजीशन पर, y के नीचे था, अब वो y डैश के सामने आ जाएगा। अच्छा, हमें न्यू इक्वेशन लानी है तो नए कोऑर्डिनेट्स लाने होंगे, आई मीन x डैश y डैश लाने होंगे। तो जब आप वर्टिकली इसको पढ़ोगे तो x इज इक्वल्स टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा होगा बेटा इस बार। सर इसमें हॉरिजॉन्टली पढ़ा है, वर्टिकली पढ़ा है? ये हमने बेटा वर्टिकली पढ़ा है। देखो फिर से बताता हूँ, x इज इक्वल्स टू, देखो कर्सर हमारा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। हम वर्टिकली क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें x को न्यू कोऑर्डिनेट्स पे चेंज करना है, क्योंकि हम न्यू इक्वेशन लाना चाहते हैं। बताओ हेलो। यस सर, ओके। क्या कहते हैं आप? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अरे मैं तो आजाद से भेजना आपको, तो समझ में आ रही है बात? ऐसा मत करो कि माल वाला पे। अच्छा जी, अब इसमें सॉरी बेटा, इसमें 2 एलसीएम लेके और दूसरी साइड भेज दीजिए। ये बताओ क्या आएगा, x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश वाई डैश, यहाँ माइनस x डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 x डैश वाई डैश, और इज इक्वल्स टू 2। बेटा यहाँ तक का बताओ, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है?
तो फाइनली एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू -1/2 इसकी न्यू इक्वेशन होगी। क्या कहते हैं सभी बच्चे? न्यू इक्वेशन जो आएगी बेटा वही आएगी। ओके सर। और क्लॉकवाइज ये जरूर ध्यान रखें इस बार बेटा कि ये क्लॉकवाइज का है इस बार, और क्लॉकवाइज में हाँ हमें ये माइनस यहाँ पे चेंज हो गया था। यदि हम कोई भी डायरेक्शन ना दें, हाँ एक बात और, यदि हम कोई भी डायरेक्शन ना दें तो बाय डिफॉल्ट हम एंटी क्लॉकवाइज लिया करेंगे, ये बात आप जान लें, बाय डिफॉल्ट एंटी। तो बेटा रोटेशन क्लियर हो गया, शिफ्टिंग क्लियर हो गई और सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमारे पास यदि स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर्स का बचता है, वो हम नेक्स्ट सीट पर ले रहे हैं बेटा। ओके सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, बहुत ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ना है हमें। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको ये दो लाइन दे दूं ऐसे करके और ये कट कर रहे हैं, देखो ये कट कर रहे हैं ऐसे करके, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। L1 की इक्वेशन बेटा मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। L2 हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और अब एक बात देखो, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब है वो क्या है, जैसे एक तो एंगल ये हो गया अपने पास और एक बेटा एंगल ये हो गया, ये मान लीजिए फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, तो एक बाइसेक्टर तो इसका आएगा और एक बाइसेक्टर आपका इसका आ जाएगा। ये बाइसेक्टर 1 और ये आपका बाइसेक्टर 2। तो इनकी जो इक्वेशन होती है ना वो ऐसे होती है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज गिवन बाय, अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बेटा, प्रूफ वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ना थोड़ा फिर इससे इंटरेस्ट जा सकता है हमारा सब टॉपिक से, हम यदि बहुत डिटेल जाएंगे वो हम लोग सेकंड राउंड में जब इनका रिवीजन करेंगे ना तब कर लेंगे। फिलहाल ओके सर। हाँ बेटा, फिलहाल ना एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती बच्चों को क्योंकि जब ये फैलती चली जाती है तो ऐसा लगता है रेड नहीं हो रहा है इसका तो ये रहता है सर स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है सर। वही तो ना, और स्ट्रेट लाइन में तो अभी तो वो जो आगे पढ़ोगे ना आप कहोगे यार ये क्या है, ये सर कोऑर्डिनेट मेरी मैम ने तो बस फॉर्मूले बता दिए थे कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन कर लेना और फॉर्मूले बता के और क्वेश्चन, फिर भी स्ट्रेट लाइन में थोड़ा 3-4 एक्सरसाइज हैं भी, और Yes, पता है sir. सर्किल्स, आपने यदि सर्किल्स पढ़ा होगा तो उसमें तो एक ही एक्सरसाइज है यस सर। और उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जबकि सर्किल मैं समझता हूँ कम से कम उसमें 10 से ज़्यादा टॉपिक होंगे और बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। तो यस सर। हाँ, तो इसे ना हम थोड़ा सा धीरे धीरे और कुछ प्रूफ कुछ ऐसे कुछ वैसे इस तरह से पूरा करेंगे, वरना इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जा सकता है। अब इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ एक बाइसेक्टर तो लेंगे प्लस के साइन, प्लस के साथ है ना, एंड अदर इज टेकन विद नेगेटिव साइन, मतलब 2 बाइसेक्टर्स, एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, ठीक है, तो 2 बाइसेक्टर आपको मिल जाते हैं। अब उनमें से ना एक बाइफर्केशन कभी कभी करवा लेते हैं लोग, जैसे आप फिगर में भी देख रहे होगे बेटा, जैसे आप एंगल 1 देखो, ये एक्यूट दिख रहा होगा आपको, ये ऑब्ट्यूज दिख रहा होगा, तो 2 तरह के बाइसेक्टर होते हैं, एक तो होता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये इस तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा आप खुद बताओ कैसे करना चाहोगे इसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब आपके पास 2 आ गए बाइसेक्टर मान लीजिए, तो इसमें आपको एक ट्रिक ये बताना चाहूंगा कि जो एक बाइसेक्टर आपका आएगा उसका और लाइन के बीच का एंगल ले आओ कोई सी भी एक लाइन ले लो और कोई सा भी एक बाइसेक्टर ले लो, उन दोनों के बीच एंगल लाओ, अगर जो वो एंगल 45 से कम होगा तो समझो वो कॉरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। मैं जरा फिर से डिस्कस करूंगा इस बात को, जैसे आप बेटा फिगर पे देखो, फिगर पे ये फिगर में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है जो मैं यहाँ पे कर्सर से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री रहा होगा पूरा एंगल, यहाँ से यहाँ तक मैं 60 डिग्री ले लूँ 1 मिनट के लिए, तो आधा एंगल 30 डिग्री होगा ना बेटा। यस सर।
तो मतलब साफ है कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं कि इफ एंगल बिटवीन अ बाइसेक्टर एंड अ लाइन इज लेस देन 45 डिग्री, देन इट रिप्रेजेंट्स कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है, corresponding angle bisector will be acute angle bisector। ठीक है बेटा, वो ये कहना चाहते हैं कि इफ एंगल बिटवीन अ बाइसेक्टर एंड अ लाइन इज लेस देन 45 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा आपका। अब इस पर मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, जैसे मैं नेक्स्ट सीट पे समझाता हूँ बेटा क्वेश्चन, है ना, फिर आएगा नहीं इसमें। ठीक है, हम लोग मूव कर जाए। यस सर। हाँ देखो, फॉर्मूला एक बार देख लेना क्लियर करके, कितना आसान है फॉर्मूला, तो आसान है। यस सर। जैसे फर्स्ट लाइन ले ली हमने और उसके नीचे अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दूसरी लाइन ले ली और उसके नीचे भी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, बस ये प्लस माइनस। अब फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने जू की त्यों लाइन उठाई है रही और नीचे a और b का स्क्वायर करके किया है। तो क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे बेटा हमसे कहा गया कि एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 5x प्लस 12y minus 5 is equals to 0. Find angle bisectors of line 1 and 2। ठीक है जी, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन 1 एंड 2। तो फॉर्मूले के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैं आसानी से लगा लूंगा। पहली लाइन उठाऊंगा 3x प्लस 4y माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने देखो लाइन भी बड़ी हंसी ली है ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर कुछ आ जाए, ये 5x और प्लस 12y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस 4y माइनस 1, नीचे 5 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस बेटा 5x प्लस 12y माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 13। अब एक बारी तो मैं प्लस साइन लूंगा आपका, तो देखो आप जरा क्या क्या आएगा, 13 ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ऑफ 5x प्लस 12y माइनस 5। ये लाइन मुझे एक ही लाइन में लिखनी है बेटा। देखो 13 इंटू 3 कितने होते हैं अपने, 39। 39 माइनस 25 क्या लिख दूं, जल्दी जल्दी बोलो, 14x। y का लिखवाओ, y का, चलो कोई बात नहीं, y का लिखवाओ 52y सर और 8y। कितना लिखूं, माइनस क्या प्लस, माइनस, सर माइनस माइनस 13 और प्लस 25, तो ये हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैं समझता हूँ 2 का डिवीजन भी पॉसिबल है। यस सर। चलिए, एक लाइन तो ये आ गई हमारे पास, बल्कि इसे हम लोग लाइन नंबर 3 लिख लेते हैं क्योंकि 2 पहले से बन चुकी है। एक माइनस के साथ लिखवाओ बेटा, 13 ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, ये वाला माइनस, और ये हो गया अपने पास 5x प्लस 12y माइनस 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 और 39। अब की बार ऐड होगा बेटा, तो 40 कितना हो जाएगा बोलो भाई, 64 सर है। 64। बिल्कुल, y का भी बता दोगे, y का हो गया 52 और 60 1112। यस सर। मेरा मतलब 112 और उसका और देखो जरा y का, कांस्टेंट का, सॉरी, -13 और -25, तो ये कितना हो गया, 38। 38। ये बड़ी सी लाइन आ गई यार, 2 का डिवीजन कर दो इसमें, 2 का डिवीजन पॉसिबल है, तो 56y और -19 इज इक्वल टू 0, ये 4 हो गया। अब कोई भी एक बाय डिफॉल्ट एक लाइन उठा लो आप, जैसे आप थर्ड और फर्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड थर्ड,
यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मुझे एक स्लोप तो बताओ फर्स्ट का स्लोप लिखने से पहले। देखो मुझे लिखना पड़ गया -3/4 फर्स्ट का, -3/4। चलो दूसरा तो बता दो, थर्ड वाला स्लोप, थर्ड का 7/4। 7/4। बहुत अच्छा बेटा। अब दोनों हमारे पास आ गई। अब एंगल का फॉर्मूला तो भाई मैं आपसे पूछूंगा, थीटा बराबर बोलते रहो। M2 minus M1 1 plus M1 M2। वेरी गुड। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब मैं यहाँ पर tan इनवर्स 7/4 और माइनस माइनस +3/4 और 1 माइनस 21/16, इसको मैं डायरेक्टली करना चाहूंगा। 4 एलसीएम में आएगा तो ऊपर 10 हो गया, 10 इंटू 4/-5। ये बात बताओ अभी किस किस को समझ में आ गई? सर क्लियर है। बिल्कुल ठीक। और ये -8 हो गया। अच्छा जी, अब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -8 आया, या अब इसको मॉड भी लेना पड़ता है हमें। तो अब आप ये बताओ कि ये जो एंगल आया मेरे पास tan इनवर्स 8, इसके बारे में आप क्या कहते हो? ये 45 से बड़ा होगा एंगल या 45 से छोटा होगा? इतनी बात कैसे बताओगे? क्या बेटा? अच्छा बताओ, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? 1 45। 45 की। अच्छा एक बात और मुझे कहनी थी यहाँ पर, जैसे हाँ, हमने यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8 लिखा हुआ है, तो ना इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 8, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा अपन। अब आप ये बात समझो कि जब tan थीटा 1 होता था तो 45 होता था, और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है। कैसे इंक्रीजिंग होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, बढ़ जाती है, देख लो आप। tan 60 डिग्री की और बढ़ जाती है, 1/√3 हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते जब आप 90 डिग्री तक पहुंचते हो तो आप क्या कहते हो कि भाई इन्फिनिटी हो गया। नोट डिफरेंट। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग वैल्यू होती है। तो आप tan थीटा बराबर 8 कहने का मतलब है कि कंफर्म, यदि कोई मुझसे पूछेगा कि हमें वैल्यू तो मत नहीं बता पाओगे आप, लेकिन बस ये बता दो 45 से बड़ा है कि छोटा है, तो मैं कंफर्म ये बताऊंगा कि नहीं बेटा? यस सर। तो tan थीटा इक्वल 8 के रिगार्डिंग थीटा 45 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो देर इज नो डाउट टू से कि इक्वेशन 4 वुड बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हो बच्चों? भाई आपने थर्ड और फर्स्ट के बीच में एंगल लाया, यस सर। और ये एंगल आपने स्लोप के थ्रू लाया, ये आपको आता है, अच्छे से प्रैक्टिस है। यस सर। ये लाया, हम लोग 8 पर रुक गए 1 सेकंड के लिए, मैंने फिर वहां पे डिटेल किया आपको कि भाई अब मैं क्या करूं। मुझे 1 बेस पता है, 1 पे 45 होता है, मुझे तो ये जानकारी है। अब 1 से यदि कोई कम होती वैल्यू तो मैं समझ लेता कि 45 से कम है, 1 से ज़्यादा है इसलिए कहूंगा कि भाई ये 45 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देखो ग्राफ भी आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो टेन थीटा का ये करके ग्राफ होता है बेटा, ऐसे करके यूं ऐसे जाता है, यस ऐसे सर। जाता है, ऐसे जाता है ना, नीचे से शुरू होता है। ये -π/2 से लेके और हम जा रहे होते हैं π/2 पे, 90 पे, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये 45 से बड़ा हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच जब एंगल 45 से बड़ा हो गया तो समझो कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर है थर्ड से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो यस सर। लीनियर पेयर एक्सियम से दूसरा वाला एक्यूट बचा बेटा। यस सर। तो ये आपको करना है। तो देखा जाए तो हमें यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन में चीज़ें थी वो हमारी क्लियर हो जाती हैं, और लगभग सभी पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो गए। मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी बताया था, मैं समझता हूँ लगभग क्लियर हो गया है।
अब हमें क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो तो आप करेंगे, और दूसरा मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी क्लास में भी, लेकिन उससे पहले आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करना चाहेंगे बेटा। सिंपल है, आप जल्दी समझ जाओगे उस, आई होप वेल। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या समझ में आता है हमें इस हेडिंग को पढ़कर? वो शायद नेम से ही सजेस्ट हो जाता है बेटा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अब की बार हम एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को पढ़ेंगे। यस सर। भाई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ ही रहे थे, जिसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे एक मिनट, तो जैसे एक लाइन बेटा हम लोग पढ़ते रहे भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक लाइन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर जो मैं एक लाइन ले लूं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और बेटा बिल्कुल एकदम हम थोड़ा सा अलग वे में इसको पढ़ते हैं, अभी फॉर्मुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इनफॉर्मली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है? ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे चलो इससे भी पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये बताइए x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या मैं इसको अलाइन कह सकता हूं? बिल्कुल, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर जो मैं आपको ये कहूं x प्लस 5y माइनस 1 एक ब्रैकेट में है, दूसरा x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या कहोगे बेटा? ये पेयर बन गया। हम जब किसी भी फैक्टर को ऐसे करके लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग रखते हैं ना बेटा, पता ना? यस सर। भाई x माइनस 1 को अलग 0 रखेंगे, x माइनस 5 को अलग 0 रखेंगे, तो दो फैक्टर होते हैं। ऐसे ही ये भी दो लीनियर फैक्टर हैं जिनका कंबाइंड इक्वेशन हमने लिखा है। और आप सोचो, मैं जब इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखूंगा तो व्हाट दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअली दे रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। So certainly this type of equation can be said as pair of straight line. लेकिन अब ये तो बड़ा हेक्टिक सा है, हम उसको ऐसे कैसे लेके चलेंगे? फिर एक जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो भी हमें समझना पड़ेगा, तो हम लोग उसी को समझते हैं। फिलहाल अब हमें ये क्लियर हो गया कि यदि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 0 रखे हुए हैं, फिर से सुन लो मेरी बात, मल्टीप्लीकेशन में दो लीनियर फैक्टर रखे हुए हैं और वो इक्वल टू 0 है, लिसन दिस केयरफुली, व्हाई आई एम सेइंग इक्वल टू 0 रखे हुए हैं, तो दिस स्ट्रक्चर, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। लेकिन इसका एक जनरल इक्वेशन मैं डेवलप करना चाहूंगा। बेटा इसे देखो जरा, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x, जब इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, बिल्कुल रफ सीट है बेटा, ये ऐसे ही थोड़ा सा बना रहा हूं इसको, देखो तो ये कुछ a1 a2 x स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, और कुछ एक्स वाई वाला टर्म भी आएगा, कुछ वाई स्क्वायर भी आएगा, कुछ एक्स भी आएगा, कुछ वाई भी आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा। एम आई राइट? यस सर। जब एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई भी कुछ आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा पक्का। इस एक्स का इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाला टर्म भी प्रोड्यूस होगा, वाई का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वाई वाला भी आएगा, और कांस्टेंट से कांस्टेंट मिलेगा तो भाई कांस्टेंट भी आएगा। तो यहां फिर हम लोग काम कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इज गिवन बाय ax square 2hxy by square 2gx and 2fy plus c is equals to 0, ऐसे करके।
जनरल इक्वेशन कहाँ रह गया भाई? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इज गिवन बाय ax स्क्वायर कहाँ से लाया हूँ मैं? आप कह रहे हो यार भैया अभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कह रहे थे, कोनिक सेक्शन क्यों कहने लगे? Actually, pair of straight line is one of the conic section. Listen this carefully. Pair of straight line is one of the conic section. ठीक है बेटा? जैसे एक्चुअली हम लोग इस तरह से कोन बना लेते हैं, ये वाले देखो ऐसे करके कोन बना लेते हैं, स्कूल में भी आपको पक्का बताया गया होगा। ये हमने ऐसे बना लिया, देखो कोन। तो ये बाउंड्री देखो आप, बाउंड्री ध्यान से, ये बाउंड्री और एक ये बाउंड्री, तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। यस सर। हाँ बेटा, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस का पेयर है ये कॉनिक सेक्शन होता है। देखो ये सर्किल कॉनिक सेक्शन है, हम ऐसे करके इसको कट कर दें तो एक ऐसी शेप निकलेगी इलिप्स, वो एक कॉनिक सेक्शन है। ऐसे करके कट कर दें तो पैराबोला निकलेगा। ऊपर से नीचे तक कट कर दें ऐसे करके तो यहाँ एक शेप, इस तरह से यहाँ एक शेप, वो हाइपरबोला। मैं सब बताऊंगा आपको, नॉट वरी, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन जो होती है वो ये होती है। इस टर्म के साथ आपको ना मैं एक डिस्क्रिमिनेंट याद करने के लिए और कहूंगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऐसे होता है, देखो ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ये पूरा इक्वेशन होता है। ये कहाँ से आया? दो लीनियर इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन से आया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख रहे थे A1 A2 था, लेकिन वो पर्टिकुलरली जनरल स्ट्रेट लाइंस के लिए था। मैंने कंप्लीट इक्वेशन ली है कॉनिक सेक्शन की, तो मैं A1 A2 दो कांस्टेंट की बजाय सिंगल कांस्टेंट यूज कर रहा हूं बेटा। समझ में आई बात? यस सर। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है ABC। देखो इसको याद कराता हूं मैं आपको। ABC अल्फाबेटिक है, यस सर। FGH ये भी अल्फाबेटिक है। यस सर। तो FGH तो 2 के साथ होते हैं और ABC सिंगल होते हैं। अब ABC और FGH तो पॉजिटिव में आ गया। अब देखो A को उठाओ और F स्क्वायर, देखो ये रखा हुआ, BG स्क्वायर, देखो ये रखा हुआ, CH स्क्वायर, देखो कितनी बढ़िया टर्म हो गई कि याद नहीं? बताओ पक्का? हो गई सर। हाँ, वेरी गुड। तो इस तरह से याद हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि अबव जनरल इक्वेशन, above general equation of conic section represents above general equation of conic section represents equation of pair of straight line, pair of straight lines if ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना डेल्टा जिसे आप कह रहे हो, इट इज इक्वल्स टू 0 एंड H स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन AB। ये है बेटा, समझ में आई आपकी बात? Above general equation of conic section represents equation of pair of straight lines if delta is equals to 0 and H square is greater equal than AB। तो यहां आप कहा करोगे कि भाई ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन तभी कहा जाएगा जब ये फॉलो होता हो। नेक्स्ट में कौन क्या कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। फिलहाल ये है। अब जैसे कोई मुझसे कहने लगे कि भाई इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर 4xy प्लस कुछ और ले लेते हैं 3y स्क्वायर एंड 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये मेंस में आ सकता है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ, आप कहोगे इतना इजी सा, बिल्कुल इजी आता है। अ पेयर देखो ऑफ -4 के बाद क्या है? -4 नहीं सर, वो लास्ट टर्म 2x माइनस y बेटा y है वो 2x माइनस वाई प्लस के, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? यस सर। मैं एक बार इसे अच्छे से लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारे पास। अब वो कहता है रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड के। अब ये बात उन्होंने पूछ लिया हमसे, फाइंड के, ठीक है जी, बता देते हैं। बेटा मुझे बताओ जरा पहले
कंपैरिजन करते रहो, देखो आपके सामने ऊपर सब कुछ लिखा है। ए कितना होगा बोलते रहो। A1 होगा। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और एक बात दूसरा, जब हमें कोई इस तरह का इक्वेशन कह रहा है कि भाई वो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैं कंफर्म क्या करना चाहूंगा? मैं करना चाहूंगा कि भाई ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेल्टा इज इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ए, ये फॉलो करना चाहूंगा। तो मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। A1 है और B मैं समझता हूँ आप क्लियर कर रहे होंगे 3 है, और C हो गया K। अब एफ जी एच बता दो। एफ किसका कोफिशिएंट है भाई? वहां पर y का कोफिशिएंट है और हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, तो ये -1/2 हो जाएगा। g होता है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। मैं हाफ ऑफ द क्यों कह रहा हूँ? जैसे आप देखो x का कोफिशिएंट 2g है, लेकिन मेरे को g चाहिए, तो आप x के कोफिशिएंट का आधा कर लीजिए, आपको g मिल जाएगा। विद साइन आपको उठाना है, f आ गया, g आ गया। h क्या होता है? h इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट 4 है, इसका आधा कर लीजिए, h2 आ गया। तो h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, ये तो हम लोग जल्दी से समझ पा रहे हैं। a1 है और b3 है, तो ये बात तो सही है कि 2 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 into 1। उसके बाद डेल्टा की बारी आती है। डेल्टा है हमारे पास abc, मैं फिर लिख रहा हूं इसको, जबकि मैंने दूसरा नहीं लिखा था, -af स्क्वायर bg स्क्वायर, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये जीरो लाना है मेरे को, तो मैं इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ। बेटा जीरो लाना नहीं है, सॉरी, रखना है, पुट करना है इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एबीसी बता दो बेटा, थोड़ा जगह कम है, मैं इसी सीट पे क्वेश्चन करना चाहूंगा पूरा। एबीसी का मतलब है 3K। 2FGH, 2F-1 और GH -2 लिख दिया बेटा मैंने, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, माइनस sir. AF स्क्वायर 1/4 हो जाएगा बेटा, माइनस BG स्क्वायर, B आपका हो जाएगा 9 into 1, 9, और माइनस CH स्क्वायर, C हो गया आपका K, और H स्क्वायर भी पकड़ के लाओ भाई, कहाँ पर है? ये रहा 4, तो ये हो जाएगा अपना 4K। सर बीजी स्क्वायर तो 3 होगा। BG स्क्वायर कर दिया, ओ वेरी गुड, 3 होगा बेटा। सही बात है, हमने B का स्क्वायर कर दिया। अब तो भाई कोई बात ही नहीं बची इसमें करने के लिए, ये तो इजी है। ये -K और -2 -3 -5, तो -21/4। सर्टेनली K इज इक्वल्स टू -21/4 के लिए ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एग्रीड? Yes, sir. इस तरह का क्वेश्चन हमें मिल सकता है, एकदम सिंपल है, कोई खास बात नहीं है, आप समझ रहे हो। तो इस पेज पर हमने आपको क्या समझाया? एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है? जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ए बी होना चाहिए, तब रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर में आया कैसे? ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर में ऐसे आया कि एक लाइन जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई होती है, उनको जब हम लोग 2 लाइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब हम लोग इस पर दूसरा पॉइंट करना चाहेंगे, समझिए। एक होता है बेटा सेपरेशन ऑफ लाइंस। सेपरेशन ऑफ लाइंस में आपको फॉर्मूले के थ्रू नहीं, मतलब एक तरह से एक क्वेश्चन के थ्रू ही करना चाहूंगा। जरा मुझे वो लिखवाना बेटा, 1 मिनट, आपके सामने होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, शायद ये था, और क्या था x के साथ क्या था? +2x - Sir, y plus + 2x 3। minus y plus 3. और प्लस k, और k कितना आया था? 21/4 ना, Yes, sir. ऐसे करके। तो मैंने k को यहाँ पे 21/4 रख दिया, और इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर 16xy प्लस 12y स्क्वायर और प्लस 8x और -4y और -21 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेशन के लिए हमें करना क्या है कि इसको x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके लिख लो। देखो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, और 12y स्क्वायर
4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। देखना बेटा, मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा है। मतलब जो x वाली टर्म है ना, ऐसे करके देखो, एक तो ये है x वाला टर्म, एक ये है, दोनों को क्लब कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये मेरे लिए a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। क्या कहते हो? यस सर। और इसको ना, जो श्रीधराचार्य मेथड होता है, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास में ही पढ़ लेते हो, उससे सॉल्व करना है हमें। थोड़ा सा यार डेंजरस तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ेगा भैया। अब हमने उठा लिया इसको। 16y प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। लेकिन अब हम यहाँ ना थोड़ा सा सॉल्यूशन ट्रिक रखेंगे अपने सामने। माइनस 4y माइनस 21 और डिवाइडेड बाय हो गया भाई 2a। कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है आप सबके लिए? चलिए, तो अब मुझे कुछ बताओ यार, ये कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मैं कुछ सॉल्यूशन आसान कर सकता हूँ? ये 4 इंटू 4 16, यहां से कुछ बनेगा? 16 आ तो सकता है। 8 यदि मैं इनसाइड कॉमन लूं, 8 यदि मैं इनसाइड 8 कॉमन लेता हूं, तो 8 का स्क्वायर कितना बाहर आएगा? बोलो भाई। 8 यदि मैंने इनसाइड इस ब्रैकेट से कॉमन लिया, तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा ना अंदर ही अंदर। यस सर। और वो 64 विजिबल है और ये 16 विजिबल है। 16 कॉमन ले लो आप लोग, और यहां से माइनस 8 कॉमन ले लो, तो 2y प्लस 1 प्लस माइनस और 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। अब यहां बचा 4, क्योंकि 64 में से आपने 16 तो कॉमन ले लिया था। अंदर बचा 2y प्लस 1, और उस 2y प्लस 1 का स्क्वायर ब्रेक कर दो। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस ऑफ 12y स्क्वायर 4y माइनस 21। एम आई राइट? यस सर। ये 2 इंटू 4 है। 4 भी कॉमन लेके कट सकता है, और 4 को कॉमन लेके कट कर दो, 2 को इधर ले आओ, 2x, बल्कि इसको भी इधर ले आते हैं। बताना बेटा क्या आएगा जरा बताओ। प्लस 4 मैंने कट कर दिया है, 4 ये वाला, यहाँ 2 बचा होगा, तो ये हो गया अपना 4y और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये 4 खत्म हो चुका है। अब स्क्वायर रूट के अंदर 16y स्क्वायर तो ये वाला, 12y स्क्वायर ये वाला, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये 4y प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये भी 4y, तो ये हो गया बेटा 8y। और 4 ये वाला है और माइनस माइनस प्लस 21, तो ये हो गया अपना 25। एग्रीड और नॉट? क्या कहते हैं बेटा? सर ठीक है। लेकिन यार हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है मेरे भाई। -4ac, 4 की मल्टीप्लाई हमने की थी 4x स्क्वायर 16xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x माइनस 4y माइनस 21। x हमने कॉमन लिया था, 16y प्लस 8 12y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये 4 इंटू 4 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया, 64 में से 4 बचा। यहाँ 2y प्लस 1 था, और 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। 4 की मल्टीप्लाई 16 माइनस 12, 4y स्क्वायर, 4 4 जा, हाँ वही तो हम कह रहे हैं ना। देखो ये गड़बड़ हमारी है, किसी और की नहीं है। 4 4 जा 16 एंड 4, बेटा बताओ गड़बड़ पकड़ी गई ना? यस सर।
ये गलती हो गई थी। ये 20y प्लस 25, तुम कहोगे यार ये पकड़ कैसे लिया हमने, मतलब हमें कैसे पता है गलत है ये स्टेप। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी थ्योरी, आखिर मैंने पकड़ा कैसे इसको। हमेशा ही जब ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करता है तो इसके रूट के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर बचता है, और हमारा नहीं बच रहा था एक्चुअली। इस तरह से मुझे पकड़ में आया। अब समझे आप लोग? यस सर। हाँ हाँ, अब ये 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया होगा, वो होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा बेटा। ओके सर। हाँ, ऐसे मैंने उसको डिटेक्ट किया। अब एक बार तो मैं प्लस साइन लूंगा, तो 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5, प्लस साइन लूंगा तो ये अपना हो गया 2x और प्लस 2y और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक एक लाइन तो ये आ गई। फिर माइनस माइनस साइन लेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस 5। तो ये हो गया बच्चों 2x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन हमारे पास ये आ गई और एक ये आ गई। तो ये दो सेपरेटेड स्ट्रेट लाइन है बेटा। कोई मुश्किल? नो सर। क्या प्रोसेस रहा? प्रोसेस ये रहा कि जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, हम उसको पहले या तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बना लेते हैं, या वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ये भी हमारे पास चॉइस थी कि मैं इसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट कर लेता, बट एक्स का थोड़ा सा ज़्यादा हाथ चलता है, तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जैसे हम लोग सीधाचार्य मेथड से, या उस क्या नाम लेते हैं हम लोग उसको, उस मेथड से कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले से, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। ये थोड़ा सा बस हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज भी शॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे मैंने 16 कॉमन ले लिया तो थोड़ा मैग्नीट्यूड नीचे आ गया, वरना ये बड़ा बड़ा सा हो जाता, काफ़ी 16 का स्क्वायर करना पड़ता मुझे, और काम फिर भी वही होता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट मूव लेंगे, और उसके बाद में फिर अंदर जो स्क्वायर रूट, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी इसकी, एट लास्ट मोमेंट ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। हटना ही है इसको यदि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो। एक बार प्लस साइन लेंगे एक लाइन आ जाएगी, एक बार माइनस साइन लेंगे दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, इसी पे बेटा यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात समझाना चाहूंगा। इसका एक कट पॉइंट भी पूछ लेते हैं, मतलब फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पेयर। तो उसमें तो खैर कोई बहुत बड़ी बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। 2x प्लस क्या था यार, पहली लाइन क्या थी, प्लस 2y और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये है अपना 2x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू बेटा ये हो गई -5/2। इसको यहाँ रख दीजिए। मतलब मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ इसको, ये थोड़ा पर्पज है मेरा इसका। ये हो गया 2x, 2 3 जा तो ये 15 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो गई बेटा 4। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो गए -4,5/2। इसका क्या यूज है मैं आपको सर्टेनली अभी डिस्कस करता हूं। तो बताइए बेटा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं हम लोग अब? यस सर। ठीक, जरा इस स्टेट इसको याद रखिएगा आप। 4x स्क्वायर 16xy प्लस 12y स्क्वायर आपको बताना है मेरे को वापस अभी, प्लस 8x माइनस 4y, इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले अभी हम, काफी काम करेंगे इससे। 4x स्क्वायर 16xy 12y स्क्वायर 8x 4y माइनस 21। हाँ जी बताइए। तो 14x² 4x स्क्वायर, हाँ वही 4x² प्लस 16xy माइनस ओ प्लस ओवर माइनस ओवर x² -21। यही था ना? हाँ। अब मान लो बेटा हमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब मैं यहां लिख रहा हूं टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
to find intersection point of straight lines represented by a pair of straight line equation डायरेक्टली। अब मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं और आपसे सिर्फ ये पूछूं कि विदाउट सेपरेटिंग आप इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लाइए। अब एक तो प्रोसेस बेटा वो है लंबा सा जिसमें हमने पहले इनको अलग अलग किया और फिर उनको कट पॉइंट निकाले, है ना। एक पॉइंट होता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन सबको आता है ना? Yes, बोलो। sir. डिफरेंशिएशन आपने, हाँ, फिजिक्स के लेवल पे भी समझ लेते हैं आप लोग, और जनरली हमें ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे x पावर 2 का डिफरेंशिएशन है, जरा बताना बेटा क्या होता होगा इसका। 2x. वेरी गुड। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम लोग ना पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये यार पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोला है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आपने सुना है वैसे इसके बारे में बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन? नहीं. बेटा जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम केवल उसी वेरिएबल, उसी टर्म को वेरिएबल लेते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर टेकन एज कांस्टेंट। जैसे मान लो मैं आप यहाँ पे लिखने का भी वे तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, डेल यू ओवर डेल एक्स, और वैसे लिखते थे डी, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ डेल लिखते हैं तो इसको पार्शियल कहते हैं। इसका मतलब है एक्स तो वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, वाई वगैरह ये सब कांस्टेंट है। अब जैसे 4x² का आप करोगे तो 2 आगे आएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 8x। और यहां x वेरिएबल है, 16y कांस्टेंट है, तो 16y तो बचा रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1। अब 12y² का डिफरेंशिएशन देखो, 12y² का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी इसके रिगार्डिंग। 8x में से 8 बचेगा, 4y कांस्टेंट माना जाएगा, 21 कांस्टेंट, तो ये हो गया इक्वल टू 0। 8 का डिवीजन कर दीजिए तो मैं इसको थोड़ा और लाइट वेट कर सकता हूं, 2x, यार 8 का डिवीजन कर दीजिए 1x, और ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई। उसके बाद सिमिलरली आप डेल यू ओवर डेल वाई ले आइए। अब डेल वाई की बारी है, तो अब जो हमने काम y के साथ किया था वो x के साथ होगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, 4x² कांस्टेंट माना जाएगा y के रिस्पेक्ट। y को हम लोग वेरिएबल मानते हैं तो 16x बचेगा बेटा, यहाँ से y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर 12y² इस बार सर्वाइव करेगा, 24y आ जाएगा क्योंकि 2 आगे आएगा। 8x को खलास कर दो और -4y का क्या बचेगा, -4 इज इक्वल टू 0। 4 का डिवीजन बनता है नहीं? अब बेटा सॉल्व 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करके देखिए। 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है भाई, और ये है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लूँ, 1 मिनट, तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और -1 -3 -4 इज इक्वल टू 0। कुछ कुछ मिल रहा है भाई, x इज इक्वल टू 4, और फ्रॉम 1 में x को मैं 4 डाल देता हूँ, प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5/2। क्यों इतनी मेहनत करेंगे भैया? यदि हमसे केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है तो ये ट्रिक बढ़िया है या वो अलग अलग करने वाली? और इसका इतना ही काम नहीं है, ये हमें पैराबोला में भी काम आएगा, एलिप्स में भी काम आएगा, हाइपरबोला में सेंटर निकालने के काम आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको दोस्ती करनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि यदि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y को वेरिएबल, बाकी को कांस्टेंट। बेटा अच्छे से पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। तो अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक तो इक्वेशन सीख चुके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम जनरल इक्वेशन जानते हैं, हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नॉलेज ले ली, और अभी तक हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेकर 3 टास्क कर सकते हैं। पहला, यदि कोई अननोन है तो
उस गिवन इक्वेशन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होने के रिगार्डिंग अननोन की वैल्यू ला सकते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ab। उसके बाद में हम लोग सेपरेशन भी जान चुके हैं, हाउ टू सेपरेट। और थर्ड, एक्सक्लूसिवली यदि हमसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो रिप्रेजेंटेड हैं और उनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जाए तो वो भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ला सकते हैं। बोलो बेटा। ठीक है सर। अच्छा, स्कूल में जो आपको पढ़ाया गया होगा उसमें स्ट्रेट लाइन की चारों एक्सरसाइज करवाई गई हैं? नो सर। अच्छा, और मिसलेनियस का क्या है? मिसलेनियस कराते हैं आपके यहाँ स्कूलों में? यस सर, बट सर एक्चुअली मेरे ना इस साल टीचर चेंज हो गए मैथ के, तो हमारा सिलेबस ही नहीं होता पहले टर्म का। अच्छा हाँ सर। अच्छा, एग्जाम वगैरह का क्या सीन है? एग्जाम का कुछ आया है अभी आपके यहाँ स्कूलों में? सर मेरा तो अभी कुछ भी नहीं होना है। कब से बेटा? सर अभी कुछ भी नहीं बताया। अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा। चलिए, तो धीरे धीरे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हम कर चुके हैं। अब और मैं एक दो क्वेश्चन अब जरा कंबाइन लेना चाहूँगा बेटा, क्योंकि थ्योरी हमारी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व ले लें आपके सामने। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव कर जाते हैं। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। x3, मेरे पास एक बुक है, मैं उसमें से ले रहा हूँ। x3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब वो कहते हैं रिप्रेजेंट्स, जैसे ऑप्शन है, मैं ऑप्शंस पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जैसे पहला ऑप्शन है कि 3 रियल स्ट्रेट लाइंस, या फिर लाइंस इन विच 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइंस इन विच 2 आर कोइंसिडेंट, या नन ऑफ द अबव। बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले हम लोग, कहना क्या चाहते हैं। तो ये अभी तक तो भाई एक लाइन पढ़ी थी हमने, फिर 2 लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, वो 2 डिग्री बन गया था। लेकिन इसकी डिग्री तो कितनी है भाई? ये तो 3 डिग्री हो गया। यस सर। तो इसका मतलब सर्टेनली इसमें 3 लाइंस तो हैं अंदर, लेकिन नीड इज टू फैक्टराइज इट। बोलो बेटा, कुछ फैक्टराइजेशन के लिए हमारी हेल्प करो। क्या करूं पहला स्टेप? पहला स्टेप बता दो भाई बस। एक्स कॉमन आ रहा है। कहां से? पहले वाले में से ना? नहीं, हाँ, मतलब एक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन कुछ और ट्रिक दो बेटा इसे। एक्स कॉमन लेके तो मुश्किल हो जाएगी ना। क्वेश्चन जबरदस्त मिल गया पहली बार में। मैं इसको डिस्क्राइब भी कर देता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो? कुछ इस तरह की क्लबिंग मुझे समझ में आ रही है। यस सर। अब अगर जो मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज कर लूं तो आई होप वेल कि आप सब बच्चे जानते होंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और यहां दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लूं तो ये भी आप सब बच्चे जान रहे होंगे
यहाँ x बचेगा और माइनस y बचेगा। एम आई राइट? यस सर। है ना, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्मूले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बेटा, और ए का आपने पक्का सुना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर यहाँ माइनस ए बी होता है बेटा, बी स्क्वायर, और एक होता है आपका ए प्लस बी होल क्यूब। चलो अब लिखते ही जा रहे हैं हम लोग, तो लिख ही दें। ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी, ये भी लिख ही देते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। एक और लिखने का मन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताओगे? A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2AC। वेरी गुड। और एक पता नहीं क्यों एक और मन कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और रिवाइज करा दूं आपको जरा, ये भी बताओ बेटा। ये वाला है या ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, ये भी याद ओके रखना है। सर। और अब चलो यार, ये जगह हमने असाइन कर दी थी, इसको फॉर्मूले में ही खर्च कर देते हैं। कितने हो गए अब तक? 6 हो गए। एक और लिखते हैं। अच्छा, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी कई बार यूज हो जाती है। 4xy क्या लिख दिया, ये माइनस होगा, माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर 4xy, और क्या लिखवाएं? हो गए अब तो सारे फॉर्मूले। एक बेटा मुझे ये बताओ, अच्छा x पावर n माइनस a पावर n का फॉर्मूला आपने कहीं लिखा है? एक्चुअली एक प्रॉब्लम आती है बार बार, जैसे हमने ए क्यू माइनस बी क्यूब का भी याद है, चलो उसको रट लेंगे हम लोग, लेकिन ए फोर माइनस बी फोर का आ गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना हम लोग। या ए फाइव माइनस बी फाइव का आ गया, तो ये शीट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है बट आपके लिए। मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, एक्स एन माइनस ए एन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। आप फिर किसी का भी करना, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करना है, एक्स क्यूब माइनस का करना, सब हो जाएगा इससे। एक्स माइनस ए, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना आपको तो बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा। एक्स माइनस ए, अब देखो पता है यहाँ पे ट्रिक देखो, एक फैक्टर ये सबका फिक्स होता है एक्स माइनस ए इस टाइप के डिफरेंस के लिए। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए पहला फैक्टर फिक्स है ए माइनस बी, जो बेस वैल्यूज है ना उनका डिफरेंस। ऐसे मैंने यहाँ पे किया। अब होता क्या है, एक एक्स तो यहाँ आ गया, अब एक्स की एक वैल्यू कम करो, वैल्यू से मेरा मतलब बेटा डिग्री कम करो। जैसे एक्स एन था ना, एक्स एन माइनस वन, ये फर्स्ट टर्म होगा। अब यदि यहाँ माइनस है तो सारे प्लस आएंगे। एक्स की एक एक डिग्री कम करते रहो और ए की डिग्री इंट्रोड्यूस करते रहो। नेक्स्ट टर्म बताओ। मैंने कहा x की एक डिग्री कम करते रहो, a की इंट्रोड्यूस करते रहो, सम ऑफ डिग्रीज n माइनस वन रहना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म बताओ बेटा। सोचो बच्चों। x की पावर n माइनस थ्री और a की पावर 2। वेरी गुड। n माइनस थ्री a2, अब डॉट 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 सबसे लास्ट में x की टोटल डिग्री एग्जॉस्ट हो जाएगी और a की डिग्री n माइनस वन हो जाएगी। हो गया काम खत्म। अब जरा तुम एक काम करो, n को 2 रखना, n को 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इसी से खोल के दिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पहला बेस फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस ए, फिर एक्स। अब ये डिग्री तो यहीं खत्म हो गई यार, अब चले क्या हम पीछे, लास्ट में ये खत्म हो जाएगा। और एक्स थ्री माइनस ए थ्री, अब आ जाओ यहाँ पे देखो आप, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ए माइनस बी पहला बेस फैक्टर हो गया, फिर ए का एक पावर आपने कम किया, ए टू हो गया।
अब मैं प्लस ए का एक कम करूंगा, बी इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर प्लस ए का और कम करूंगा तो ए एडजस्ट हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया। अच्छा सब बच्चे अब A4 माइनस B4 का पढ़ के सुनाओ मुझे फॉर्मूला। बताना बेटा। A4 माइनस B4 का नहीं सुनाओगे? सुनाओ बच्चों। सर A माइनस B। मुझे लिखवाओ, सॉरी लिखवाओ। x4 माइनस A4, पहला फैक्टर तो x माइनस ए में अपनी तरफ से लिख देता हूँ। अब बताओ आगे। सर x क्यूब माइनस A, माइनस नहीं, सारे प्लस होते हैं बेटा। हाँ सर प्लस A, एक पावर x की कम हो गई, yes, a की sir. पावर आ गई, और अब एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब, x a स्क्वायर बेटा, x a स्क्वायर देखो पावर, जैसे x3 था तो x3 में से एक पावर कम किया, x स्क्वायर हो गया, a इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर एक और पावर कम कर दो x, फिर a स्क्वायर कर दो, और फिर लास्ट में a क्यूब। ऐसे करना है बेटा, ठीक है। अब एक अभी एरो बचा हुआ है, इस पे भी कुछ लिखी ना, xn माइनस an, भाई इस पे भी कुछ लिखवाओ। चलो क्या एक बढ़िया सा फॉर्मूला लिखवा देता हूं। अच्छा x पावर n प्लस a पावर n होता तो भी ये सेम ही रहता, x प्लस ए, एक्स पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ प्लस माइनस मतलब अल्टरनेटिंग साइन चलता है, ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस होगा, x n माइनस 2 a1, फिर x n माइनस 3 a2, और डॉट 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 सबसे लास्ट में पता नहीं क्या आएगा, तो -1 की पावर n माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1, ऐसे ब्रैक खत्म हो जाएगा। अब जो भी n होगा, अच्छा यहां पर ना एक बात मस्ट है कि n इज ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वी कैन एक्सपेंड ओनली लाइक x3 plus a3, x5 plus a5, not like x4 plus a4, it is not expendable, x power 6 plus x, a power 6 नहीं, we cannot, a power 7 plus a, x power 7 we can। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक्सपेंडेबल होता है, इसके रेस्ट्रिक्शंस है, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट xn माइनस an। तो बेटा क्लियर हो रही है बात यहां तक? यस सर। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ गया मेरे को, और जब x माइनस वाई कॉमन आएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां से ये वाला एक्स वाई, तो ये आ गया डियर बच्चों x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x माइनस वाई, फिर ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे तो दो ही फैक्टर है, बस दो नहीं है बेटा, तीन ही है। x माइनस वाई इक्वल 0 फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और थर्ड भी रिपीट x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो जितनी पावर के साथ है भाई हम तो उसे उतनी बार रिपीट करेंगे बेटा। तीनों स्ट्रेट लाइन मिल गए आपको? यस सर। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमारा क्वेश्चन कुछ और था। उन्होंने हमसे इक्वेशन नहीं पूछे थे, उनका टाइप पूछा था। जैसे पहला मुझे बताओ 3 रियल स्ट्रेट लाइंस, डन बोल दूं? यस सर। चलिए, लाइंस इन विच 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसे क्या कहोगे? ट्रू है। सर ट्रू है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। और एक है लाइंस इन विच 2 आर कोइंसिडेंट, बोल दो। यस सर ट्रू है। कौन सी है कोइंसिडेंट? सेकंड एंड थर्ड है ना? यस सर। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लाइन हमें मिल चुकी है, बहुत बढ़िया Yes, sir. तरीके से आपने किया। और
बेटा फॉर्मूले में एक बार और पूछना चाहूंगा, आपको किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। भाई क्या करें, हाँ ये मैथ में ना पढ़ने का काम इतना रहता है कि हम और चीज़ों पर जा ही नहीं सकते। जैसे लेकिन फिर भी आप डाउट है, कोई स्कूल का डाउट है, वो मुझे आप टेलीग्राम पे कुछ भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे कोई डाउट है तो वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और बस बेटा थोड़ा मैथ्स में ना सीरियस स्टडी हम लोग रखना पड़ता है, मतलब हमें तभी मैथ समझ में आता है। और इसको ना बिल्कुल एकदम हम लोग कंसंट्रेटेड होकर ही पढ़ सकते हैं। एक तो मैथमेटिक्स वो होता है बस जो जनरल प्राइमरी मैथमेटिक्स होता है, जिसमें हम लोग प्राइमरी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो तो एक बार को वैसे ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये जो साइंटिफिक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 2 जिसे हम कहते हैं, भाई वो तो काफ़ी सीरियसली रहकर ही पढ़ा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा बेटा, इसी सीट पे लिखना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वाई स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई और बेटा माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वाई स्क्वायर प्लस 2 बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0 represents a pair of perpendicular straight lines. क्या कहोगे इसके बारे में? लेकिन ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको। नहीं बेटा इसको अभी हमें छोड़ना पड़ेगा, ये भी हमने पढ़ाया नहीं है। अभी मुझे पहले इसको कराना पड़ेगा तभी आप इसको बता पाओगे। बल्कि हम करते हैं इसके आगे, उसी को करते हैं। इसको हटा देता हूँ इस सीट पे से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट शीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। और देखिए ये बताओ, जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी ए एक्स स्क्वायर, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। बी वाई स्क्वायर 2gx और 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बेसिकली ये एक मेरे पास पेयर था इस तरह का, उसके प्रोडक्ट से रिजल्ट हुई थी इस तरह की इक्वेशन। ये इस तरह से कंपेरेबल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो मैं इक्वेशन ऐसे लिख दूं, जैसे यहां तो हो गया 2 स्ट्रेट लाइंस बेटा, ये एस टी जो मैं लिखता हूं ना वो स्ट्रेट के लिए लिखता हूं। 2 स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब सोचो मैं यहां पर ये सी हटा दूं, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो आप इससे क्या समझ पाते हो बताओ? ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy, जो इसकी ओरिजिनल कंटेंट लाइंस हैं, उसमें क्या चेंज हुआ होगा कि सी नहीं आया इस बार? बताओगे? सभी सुन रहे हैं ना बच्चे अच्छे से? ओरिजिन से पास। कौन, एक लाइन या दोनों लाइन? दोनों। नहीं बेटा कोई एक लाइन, क्योंकि यदि दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी तो C1 C2 दोनों ही नहीं होंगे, तो फिर 1 डिग्री टर्म बनेगी नहीं। 1 डिग्री है मेरे पास अभी भी, देखो x वाली भी है और y। इसका मतलब कौन सी टर्म इलिमिनेट हुई है? जिसमें C1 इंटू C2 रिजल्ट करता था C के अंदर, एक टर्म इलिमिनेट हुई है।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट one is passing through origin and one is not passing. बोलो बेटा, क्या कहते हो आप? यदि ये दोनों ही C1 C2 चले जाएंगे ना तो फिर 1 डिग्री की कोई टर्म ही प्रोड्यूस नहीं होगी, आप खुद देखो। फिर तो 2 टर्म यहां रह जाएंगे, 2 टर्म यहां रह जाएंगे। x x से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा। एक्स वाई भी 2 डिग्री टर्म काउंट होता है बेटा, क्योंकि डिग्री ना हम मल्टीप्लाई में यदि होते हैं तो एडिशन कर लेते हैं उनका, चाहे वो डिफरेंट वेरिएबल्स पर हो। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 0 डिग्री मानी जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, यदि इस टाइप की कोई इक्वेशन है और कोई आपसे बस जस्ट ये पूछे कि इसका नेचर क्या है, इसके स्ट्रेट लाइंस का नेचर क्या है, जो कंटेंट स्ट्रेट लाइंस हैं, तो आप पक्का उन्हें क्या बताओगे कि एक लाइन ओरिजिन से पास करती है और एक नहीं करती है। समझ में आया बेटा ये वाला? यस सर। दूसरी बात, अगर जो मैं इस लाइन को ऐसे लिख दूं, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज, इस बार मैंने बेटा g और f और c ये सभी 0 रख दिए। ये किस तरह का रिजल्ट बना होगा? अब आपकी जो बात है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। डन बेटा? दोनों लाइन किससे पास कर रहे हैं? ओरिजिन से पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो जरा, C1 और C2 जब दोनों में हटा दूंगा तो सिर्फ एक तरह से 4 टर्म्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें से एक एक्स स्क्वायर होगा, एक वाई स्क्वायर होगा और 2 एक्स वाई वाले होंगे। तो सभी 2 डिग्री टर्म है। बोलिए क्या कहते हैं? यस सर। इसका एक अलग से नाम हम दिया करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। homogeneous equation of degree 2 and both lines are passing through origin। ये आप यहां पे मिला सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि let content lines are y is equals to m1x and y is equals to m2x। क्योंकि जब दोनों लाइन ओरिजिन पासिंग है तो ओरिजिन पासिंग लाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? y इक्वल mx होता है। हमने आपको एक स्लोप फॉर्म पढ़ाया था बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो उसमें कहा था y इक्वल mx प्लस c। अब यदि c 0 हो जाएगा, y इक्वल mx हो जाएगा, तो आप खुद ही देखो, x को मैं 0 रखूंगा तो y तो 0 आना ही है बेटा, है ना? तो होगा क्या कि हमने मान लिया कि लेट कंटेंट लाइंस आर y इक्वल m1x और y इक्वल m2x। सो रिगार्डिंग अबव इक्वेशन, आपके पास 2 फॉर्मूले में नोट करा रहा हूं। एक तो m1 प्लस m2 क्या हुआ करेगा? -2h अपॉन b। मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं बेटा इसका। m1 m2 हमारे पास हुआ करेगा a अपॉन b, और इनके बीच एंगल जो हम लोग लाएंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स, ये हुआ करेगा ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। मेरा मन काफ़ी कर रहा है कि मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं फिलहाल अभी इसमें, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दूंगा। जैसे y इक्वल m1x, y इक्वल m2x, बेटा आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसको ऐसे करके फैक्टर बना लो, m1x माइनस वाई, उधर m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी ना उसे इससे कंपेयर कर लीजिए। बस लाइक टर्म कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक काम देता हूं, और ये रिजल्ट आप अपने आप बना सकते हो, क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स m2 माइनस m1, अभी बच्चे ने बताया था m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 होता है। तो ये दोनों वैल्यू उठाओगे और वहां रख दोगे, ये रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब आगे से हम ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसको याद रखेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन में 2 कंटेंट लाइन होती हैं जो दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। उन ओरिजिन लाइन, जो ओरिजिन से पासिंग लाइंस हैं, यदि मैं एक की स्लोप m1 रिगार्ड कर लूं, एक का m2 रिगार्ड कर लूं, तो उनके जो स्लोप्स हैं उनमें इंटरनल रिलेशन ये 2 होते हैं। एक तो m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, और एक m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b।
इन्हीं दोनों से हम एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, जो फाइनली ये बनता है। अब इसी में मैं यहां पर कंडीशन ले सकता हूं, जैसे लेट लाइंस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा लाइंस यदि परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री पर जाएगा, और थीटा 90 तभी होगा जब tan इनवर्स के अंदर वाला जो टर्म है वो इन्फिनिटी हो जाए, और एक फ्रैक्शन इन्फिनिटी तभी होती है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो व्हाट इट लीड्स दैट a प्लस बी मस्ट बी जीरो। बोलो बेटा। यदि हम लाइंस को परपेंडिकुलर कहना चाहते हैं तो ये थीटा 90 होगा, ये थीटा 90 होगा तो ये फ्रैक्शन 1/0 के फॉर्मेट में आएगी, या समथिंग नॉन जीरो ओवर जीरो के फॉर्मेट में आएगी। तो a प्लस बी को जीरो होना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? और वैसे भी बेटा आप ये देखो m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी है। जब दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? -1। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू -1। यहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो यदि आपको पहला क्वेश्चन इससे पहला जो मैंने इरेज कर दिया वो थोड़ा सा भी याद होगा, तो मैंने ये था, उसमें था एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा वाई स्क्वायर समथिंग समथिंग कुछ और था। तो उसमें अल्फा की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से ला सकता हूँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर? ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। मैं यहाँ पर इसको वर्डली भी लिख रहा हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 in case both content lines are mutually perpendicular. Second बेटा, lines be coincident। तो कोइंसिडेंट के लिए थीटा को 0 होना पड़ेगा, और 0 होने का मतलब है कि एच स्क्वायर को इस बार ए बी होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये tan इनवर्स 0 और 0। आप कहोगे यार ये पैरेलल कहते थे हम तो 0 पर, ये कोइंसिडेंट क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली ये दोनों लाइन ओरिजिन पासिंग है, तो एक ही पॉइंट से, अब देखो ध्यान करो, मैंने बताई थी आपको बात, एक ही पॉइंट से दो पैरेलल लाइन यदि जा रही है तो वो कोइंसिडेंट तो होंगी बेटा। वी आर लेफ्ट नो अदर चॉइस, विद नो अदर चॉइस। हमें एक ही पॉइंट से यदि दो पैरेलल लाइन बनानी पड़े तो हम लोग कोइंसिडेंट ही बना सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ऐसे करके मान लो ये ओ ए है, ये ओ बी है, तो ये पैरेलल भी हैं और कोइंसिडेंट भी हैं, क्योंकि ओरिजिन Yes, से sir. एक ही से पास कर रहे हैं। अब बताओ मैं एक लाइन ऐसे बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दूं तो वो कभी पैरेलल तो नहीं हो सकती ना बेटा। Yes, sir. तो पैरेलल ना कह के हम इनको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। कब? जब इनके बीच में एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। इससे कई बार उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस दिए हैं, बड़े अजीब से क्वेश्चन बना बना कर दे देते हैं। इसलिए मैं बार बार इसकी स्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ कि भैया आखिर बनी किस तरह से है, दो लीनियर कॉम्बिनेशंस के प्रोडक्ट से ये लाइन बनी है। समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो इसको अच्छे से समझिए, ये m1x और m2x का क्या मैटर है, y इज इक्वल्स टू, और इस अबव इक्वेशन को हमने इनके प्रोडक्ट से कंपेयर किया है, उससे फॉर्मूले बनाए हैं। देखो वर्क करना पड़ेगा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट करना पड़ेगा, ये बाकी के चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, और धीरे धीरे हमारे पास काफी मैटर इकट्ठे होता जाएगा, हमें वो करना है। लेकिन इसमें कंटिन्यूस स्टडी बहुत जरूरी है। मैं इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपको, जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो नेक्स्ट सीट पर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, और क्या लिखा, 3x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसकी कंपैरिजन यदि मैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से करता हूँ, आप कहोगे ए क्यों लेने की जरूरत थी, एच ही ले लेते। एक्चुअली एग्जाम में ना ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूजन हर वक्त क्रिएट करते हैं, तो ये बदल बदल के दे देते हैं, जिससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ स्लोप ऑफ one of the line is
5 times of other, 5 times of other slope, then find a. तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हमें अभी अभी अच्छे से समझाया गया है कि m1 प्लस m2 जो होता है वो -2h ओवर कितना था बेटा, देखना जरा, b था ना. m1 प्लस m2 इज इक्वल Yes, sir, टू B. -2h अपॉन b था. तो भाई एक m1 को अगर जो मैं m ले लेता हूं, दूसरा 5m हो जाएगा ऑटोमेटिकली. -2h की जगह पर a है और b की जगह पर 4 है. तो ये तो हो गया बेटा कितना, 6m इज इक्वल्स टू -a/2. लेकिन हमारा पर्पस तो भी पूरा नहीं हुआ. मैं यहां लिख देता हूं लेट m1 इज इक्वल्स टू m और m2 इज इक्वल्स टू 5m. एक और भी फॉर्मूला था मेरे पास, m1 m2 इज इक्वल्स टू a/b. तो m1 क्या है मेरे पास, m है वो 6m है और इज इक्वल्स टू a/b का मतलब है 3/4. तो 6m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4. 3 2 जा 6. आई थिंक क्लियरली m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8 आ रहा है. यहाँ बेटा मैं m की वैल्यू ले आ सकता हूँ. m की वैल्यू -a/12 आएगी. और आप समझ गए होंगे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ. पुट m इन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8. तो ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर ओवर 144 इज इक्वल्स टू 1/8. और भाई अब कुछ बताइए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वाह कितनी बढ़िया नंबरिंग आई है, a इज इक्वल्स टू +-4. क्या कहते हो बेटा, समझ में आई बात? भाई हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस रिगार्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, कि एक तो m1 प्लस m2 और एक m1 इंटू m2. ओके सर. और उससे हम लोग एक ही वैल्यू ले आ सकते हैं. तो क्लैरिटी है बेटा इसको लेकर? यस सर. स्कूल स्टडी भी आप अपनी अच्छे से करते रहिए और इसको भी पैरेलल रखिए. टाइम देना पड़ेगा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ना टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा. अच्छा, जैसे आपने और भी जो चैप्टर्स किए हुए हैं वो सब जेई लेवल्स तक किए हुए हैं या थोड़ा स्कूल लेवल तक किए हुए हैं? मैं वैसे पूछ लूंगा सर से, लेकिन आप भी बताइए. सर यही लेवल. सब जेई लेवल तक किए हुए हैं ना? यस सर. सर बस जो है ना पिछले टर्म के जैसे सर इस वाले पेज के जो अभी चैप्टर चल रहे थे वो सब पिछले पेज भी तो वो सब उस टाइप के सर ने स्कूल लेवल पर करवाए थे बस. अच्छा अच्छा अच्छा. यस सर. चलिए ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप टू लेवल रखेंगे. और बस देखो धीरे 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 हम इसमें यूज टू हो जाएंगे और समझ में आने लगेगा अच्छे से. अभी भी अब मैं कोशिश अपनी पूरी कर रहा हूँ कि आपको बहुत मतलब धीरे 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 चीज़ें कराई जाएं, पढ़ाई जाएं, विद क्वेश्चंस कराई जाएं, जिससे कि आप जब अपना स्टडी मटेरियल सॉल्व करने बैठोगे आर्काइव पर थोड़ा स्पेशली ध्यान दीजिए. जो आर्काइव, अब जैसे मान लो हमारा स्ट्रेट लाइन लगभग हो चुका है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अभी कुछ बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा. और होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल्स भी स्टार्ट करेंगे. यदि 2 क्लास होती है, एक होती है तो हम उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करके और उसी के क्वेश्चंस करेंगे. तो उसमें अब अपना आर्काइव के क्वेश्चन को पकड़ना शुरू कर दो, जैसे स्ट्रेट लाइन का, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, सर्कल्स का शुरू हो जाएगा. तो धीरे धीरे, क्योंकि वो एक साथ नहीं होगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप समझते हो ना. एक ईयर में 4 एफर्ट होते हैं. मान लो पिछली बार 2021 में 4 बार मेंस लिया गया और हर बारी 3 शिफ्ट होती हैं. मैं समझता हूँ शायद 3 या 4 शिफ्ट होती हैं, नहीं 4 डे होते हैं और उनमें भी 2-2 शिफ्ट होती हैं. तो 8 पेपर हो गए एक बार में. 8 4 या 32 पेपर्स बने होंगे. इसका मतलब तो 32 क्वेश्चंस हो सकता है स्ट्रेट लाइन के हो, या किसी में ना आया हो तो चलो 25 या 30 क्वेश्चंस तो एक ईयर के मिल गए हमें आए हुए, है कि नहीं ये बात? यस सर. हाँ, तो आप यदि मान लो 21 के आए हुए पेपर्स का एक कॉलाज बना लो अपने पास, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के मिल जाए. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी रहेगी आपके लिए और मतलब इसका फायदा बहुत रहेगा. यस सर. चलिए, तो बेटा इसको आज हम यहीं पर एंड करते हैं क्लास को. इतना ही करेंगे आज हम लोग. नेक्स्ट क्लास के लिए आपको देखना है, ठीक है?
और ओके सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बचा हुआ पार्ट हम लोग उसमें करेंगे फिर, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट सर। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम।